नमस्कार प्यारे दोस्तों। सीजी सेट पेपर वन या नेट पेपर वन में पर्यावरण एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे हर साल 5 से 6 सवाल आते हैं। आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण का एक रैपिड रिवीजन अर्थात पर्यावरण का जल्दी जल्दी रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। इसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे और जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं मतलब जो फैक्ट आपको पता ही रहना चाहिए वो भी हम बताएंगे। इसके बाद हम लोग ये कोशिश करेंगे कि एक एक टॉपिक को थोड़ा आपको और अच्छे से समझाएं, लेकिन जिसके पास समय कम है वो इस वीडियो को आराम से देख सकता है। ये वीडियो आपका व्यापम के एग्ज़ाम, पीएससी के एग्ज़ाम, इनमें भी लाभकारी होंगे। देखिए, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा चर्चा का टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में आता भी है उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है वैश्विक तापन। अगर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझाऊं तो ये समझिए कि पृथ्वी का जो औसत टेम्परेचर आज से 100 साल पहले था ना, उससे अब पृथ्वी ज़्यादा गर्म हो गई। आप अपने उनसे भी सुनते होंगे दादा लोग से कि हमारे ज़माने में इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, तो आपके ज़माने में अब गर्मी पड़ रही। मतलब पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो बढ़ रहा है, खासकर औद्योगिक क्रांति के बाद से। क्यों बढ़ रहा है? कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो गैसें हैं वो पर्यावरण में बढ़ रही, उसके कारण पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है। तो अब एक सवाल पहला आएगा ये कि ग्रीन हाउस गैस कौन है? ग्रीन हाउस गैस मतलब ऐसी गैसें जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं। देखिए, एक और बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊं कि जैसे ये पृथ्वी है तो ये गैसें ना कंबल टाइप की हैं। मतलब कि जैसे आप कंबल ओढ़ते हो ना, तो कंबल के अंदर जो गैस रहती हैं उसके कारण आपको गर्मी लगती है, मतलब गैसों का क्योंकि एक्सचेंज नहीं हो पाता। तो पृथ्वी में ये गैसें हैं, इसीलिए हमारे यहाँ जीवन है। जहाँ ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है ना, जैसे दूसरे ग्रह, वहाँ दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात में बहुत ठंडी हो जाती है, क्योंकि रात में तो सूरज है नहीं, तो बिल्कुल ठंडक हो जाती है। ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं कि ऊष्मा को अवशोषित करके रखती हैं, जिससे रात में भी टेम्परेचर ठीक ठाक बना रहे, हम जिंदा रह पाएँ। ये तो उनकी पॉजिटिव पक्ष हो गया। लेकिन जब वही गैसें ज़्यादा बढ़ जाती हैं ना, तो उससे क्या होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है, और ज़्यादा बढ़ता है तो फिर ग्लेशियर पिघलते हैं, बर्फ़ पिघलेगी तो फिर समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, फिर द्वीप डूबेंगे। ये सब उसका नुकसान है। तो करने वाला कौन है? सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वाटर वेपर, जिसको बोलते हैं आपका जो जल वाष्प होता है ना वो। लेकिन जल वाष्प को तो आप कंट्रोल कर नहीं सकते, तो इसलिए जो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस की बात करें वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अभी सबसे ज़्यादा जो दिक्कत दे रही है, जिसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है, वो है CO2। लेकिन सवाल और भी आ सकते हैं, मतलब सीधा सीधा आपसे पूछ सकता है इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या इनमें से कौन सी नहीं है। तो एक है CO2, एक है CH4, CH4 मतलब मीथेन, एक है N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, इसी को लाफिंग गैस भी बोलते हैं। इसके अलावा फ्लोरिनेटेड गैसें, मतलब जिनमें फ्लोरीन है, जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और SF6, ठीक, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये भी गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये तो आप बेसिक समझ गए। ये याद रखना, ये ना घुमा फिरा के यही सवाल आते हैं, कौन सी ग्रीन हाउस गैस है कौन सी नहीं है। तो वाटर वेपर, जलवाष्प भी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 N2O नाइट्रस ऑक्साइड, और जिसमें फ्लोरीन है। अब एक सवाल आपके सेट में भी आया था पिछली बार, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के बारे में। मतलब ये गैस कितना उसके अंदर पोटेंशियल है, कितनी क्षमता है पृथ्वी को गर्म करने की। तो हम ये मानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्षमता अगर 1 है, ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा क्षमता है मीथेन की, मीथेन से ज़्यादा क्षमता है N2O की, उससे भी ज़्यादा क्षमता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की, उससे ज़्यादा है परफ्लोरो, और सबसे ज़्यादा है SF6। तो इसमें 6 लगाया ना, तो ये समझो कि ये सबसे ज़्यादा वाला है। फिर ये थोड़ा सा मतलब CO2 कॉमन गैस है तो कम ही रहेगी, इसीलिए इतना ज़्यादा है। तो भी अब हम छोड़ रहे हैं CO2, तो भी पृथ्वी गर्म नहीं हो पा रही ना। लेकिन उतनी अगर SF6 अगर वातावरण में आ जाए ना, तो पृथ्वी का विनाश हो जाए। ये समझ रहे? मतलब CO2 अगर 1 यूनिट है, तो वो अगर 1 यूनिट गर्म करती है, तो सल्फर SF6 जो है वो करीब 24,000 गुना CO2 से गर्म करती है पृथ्वी को। ये समझ लीजिए। तो ये एक क्रम है जो हमको पता रहना चाहिए। ये पूछता भी है। अगला है कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन, मतलब ग्रीन हाउस गैस कहाँ कहाँ से निकलती हैं। तो सबसे ज़्यादा निकलती इलेक्ट्रिसिटी और हीट से 25%, फिर निकलती एग्रीकल्चर कृषि से
क्योंकि कृषि में जैसे धान आने ना, वहाँ से मीथेन निकलती है CH4, और फिर है इंडस्ट्री का रैंक। ठीक, ये ध्यान रखिए। फिर ना ये सवाल भी सीधे सीधे आते हैं कि पर्यावरण से संबंधित विभिन्न सम्मेलनों के बारे में बताइए। तो पहला सम्मेलन है जो हुआ था पर्यावरण से, उसको बोलते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ये हुआ है 1972 में। इसका एक नाम है UN कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, मतलब मानव और पर्यावरण के लिए संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। ये ईयर याद रखना आप, यहीं से ना पर्यावरण के लिए चर्चा चालू हुई, यहीं से UNEP का गठन हुआ, यहीं से हम लोग प्रेरणा पा के अपने यहाँ पर्यावरण मिनिस्ट्री बनाए। तो पर्यावरण के लिए ना पहल चालू, इससे पहले कोई पर्यावरण की बात ही नहीं करता था, तो इसलिए स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जरूरी है। इसके बाद एक रिपोर्ट आई 1987 में, जिसको बोलते हैं ब्रटलैंड रिपोर्ट या ब्रूटालैंड रिपोर्ट, कुछ भी आप याद रखना। इसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, मतलब और घुस के अगर पूछ लिया तो ये बोला कि भाई सभी का फ्यूचर ना, ऐसा नहीं है कि भारत प्रदूषण करेगा तो बाकी को दिक्कत नहीं है, अमेरिका पूरी दुनिया की ऐसी तैसी कर रहा है। वो बोले कि यार पृथ्वी तो सेम है, अमेरिका अगर प्रदूषण कर रहा है तो दिक्कत पाकिस्तान को भी है। तो सभी का, जो पृथ्वी में रहने वाले लोग हैं, सभी का कॉमन फ्यूचर है। अगर बर्बाद होगी तो पूरी पृथ्वी बर्बाद होगी, तो सभी को मिल बांट के सोचना चाहिए, सतत विकास की बात की है। फिर एक और सम्मेलन जो बहुत फेमस है, जिसको बोलते हैं रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, रियो सम्मेलन भी बोलते हैं। इसका एक शॉर्टकट नाम है UN कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, मतलब विकास और पर्यावरण से संबंधित संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। इसमें ना 3, इसको पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी के लिए ना इतने वृहद स्तर पे ये पहला सम्मेलन था। इसमें क्या क्या आया, तो एक तो एजेंडा 21 आया। ये भी सवाल पूछ सकता है कि 21 में 21 क्या है, तो यह है 21वीं सदी, मतलब अब 21वीं सदी आने वाली थी, तो 21वीं सदी का क्या एजेंडा होना चाहिए। एक फॉरेस्ट प्रिंसिपल आया और एक रियो डिक्लेरेशन आया, जिसमें 27 सिद्धांतों की बात हुई। इसमें 3 संस्थाएं भी बनी, एक UNCBD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी, UNFCCC, ये क्लाइमेट चेंज के लिए थी, और UNCCD, ये कम्बेट डेजर्टिफिकेशन के लिए थी, मतलब ये मरुस्थल रोकने के लिए, ये क्लाइमेट चेंज के लिए, और ये बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो ये तीनों टॉपिक आपके जरूरी हैं। और ये सवाल पूछ सकता है कि संस्था कहाँ से बनी, तो रियो सम्मेलन से बनी। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, जो जैव विविधता है, जैसे शेर है, हाथी है, भालू है, सांप है। सांप के भी अलग अलग प्रकार हैं, भालू के अलग अलग प्रकार हैं, शेर के अलग अलग प्रकार हैं, तो आम के अलग अलग प्रकार हैं, अभी आप खाते हो दशहरी। तो विविधता ना अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, 3 टाइप की होती है। PSC में मतलब सेट में पूछ चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक होती जीनी विविधता, जीन की विविधता, जैसे आम, दशहरी, तोतापली और क्या क्या, चौसा, बॉम्बे ग्रीन, ये जीन में अंतर है। दूसरा होता है जाति विविधता, जैसे आम, जामुन, केला, अंगूर, ये अलग प्रजाति के पेड़ हैं। और तीसरा होता है परितंत्री विविधता, मतलब रेगिस्तानी परितंत्र, मरुस्थली परितंत्र, एक ही चीज़ हो गई। फिर महासागरी परितंत्र, स्थलीय परितंत्र, क्या बोलेंगे, पहाड़ी परितंत्र, तो ये अलग अलग परितंत्र हो गए। तो ये 3 प्रकार की विविधता होती। क्लाइमेट चेंज अभी देखेंगे, और डेजर्टिफिकेशन रोकने के लिए प्रयास किया गया। फिर 2000 में मिलेनियल समिट हुई और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आया, मतलब 2000 में 8, ये संख्या भी पूछ सकता है कितने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आए, तो 8 है। फिर 2002 में देखो 92 में हुई, फिर 2002 में हुई, फिर 2012 में होगी। तो 2002 में जोहान्सबर्ग समिट हुई, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 12 में रियो +20 बोलते हैं उसको। और देखो 2000 में अपन क्या लेके आए, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, मतलब अगले 15 सालों में हम ये 8 लक्ष्यों को पूरा करेंगे। 15 सालों में 8, अब 15 साल हो गए 2015 में, अब हुए नहीं, तो अब हम बोले अब हम सतत विकास लक्ष्य लेके आएंगे, उसको बोलते हैं SDG। तो ये कितने हैं, ये हैं 17, और ये 30 तक पूरे करेंगे। ये भी नहीं हो पाएंगे तो 30 में कुछ और नया लेके आ जाएंगे, तो ये याद रखना आप। इन्वायरमेंट कन्वेंशन में एक ये आ सकता है रामसर कन्वेंशन, ये ईरान का एक शहर है। वेटलैंड जो होते हैं ना, वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि, ऐसी भूमि जहाँ थोड़ा कीचड़ टाइप का इलाका जो रहता है ना, वहाँ खूब ज़्यादा जैव विविधता होती है, तो उसके लिए ये कन्वेंशन है। तो सीधा सीधा यही सवाल आएगा कि रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है, तो ये आर्द्र भूमि या वेटलैंड से संबंधित है, 71 में चालू हुई। एक है ओजोन परत डिप्लीशन। आपको पता होगा कि पृथ्वी है, जैसे अब यहाँ पे मान लो सूर्य है, तो सूर्य से किरण निकलती है,
और उसकी जो पराबैंगनी किरण होती है, अल्ट्रावायलेट किरण, वो हमारे लिए हानिकारक होती है। वो पड़ेगी तो कैंसर हो जाएगा, जीव जंतुओं को नुकसान है, पेड़ों को नुकसान है। तो यहाँ पे बाहर में एक ओजोन परत होती है। ओजोन मतलब O3 परत। ये क्या करती है, इस पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है, तो इससे हमको नुकसान नहीं होता। अब क्या हो रहा है कि ओजोन परत में ना छेद हो रहा है। अब छेद वो वाला नहीं हो रहा है जैसे आप छेद समझते हो। ये क्या है कि ओजोन परत अभी मान लो इतनी वो है, इतनी क्या बोलेंगे, चौड़ी है। तो अब ये चौड़ाई इसकी ना कम होते जा रही है। अब जब चौड़ाई कम होगी तो थोड़ा बहुत वो छान देती है, पराबैंगनी किरणों को अलग कर देती है। अब ये छन्नी अगर अपनी कमज़ोर होते जा रही, पतली होती जा रही, तो कुछ पराबैंगनी किरण वो निकल जा रही, उससे दिक्कत हो रही। समझ रहे हैं? इसी को बोलते हैं ओजोन में छेद। इसके लिए 2 सम्मेलन हुए, ये भी पूछ सकता है। एक है वीना सम्मेलन 1985 में और एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 87 में। याद करने का तरीका ऐसा है कि मॉन्ट्रियल MO है तो M से मॉन्ट्रियल, अगला शब्द O है तो O से ओजोन। मतलब 2 में हम लोग बचपन से कंफ्यूज हो रहे हैं। एक है मॉन्ट्रियल जो 87 में हुआ, एक क्योटो जो 97 में हुआ। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल MO, ठीक, अगला शब्द O है तो मॉन्ट्रियल ओजोन से रिलेटेड है, और क्योटो जो है वो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। मतलब पृथ्वी का जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मतलब पृथ्वी गर्म हो रही है, उससे रिलेटेड है। क्लाइमेट के लिए अलग अलग ये UNFCCC हुए, मैं नाम बता देता हूँ जनरली। जो देखो, एक COP3 हुआ 97 में, इसी को बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। COP8 हुआ 2002 में, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दिल्ली में हुआ। COP21 15 में हुआ पेरिस में, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि खूब फेमस था। इसी से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बना, जिसमें भारत और फ्रांस मिलके संगठन बनाए। ये इसलिए आ सकता है ना कि जमाने के लिए आ सकता है, मैं बता देता हूँ बस आपको। COP24 कोटाविस में हुआ, 25 मैड्रिड में हुआ, 26 ग्लास्को में हुआ, 27 शर्म एल शेख में हुआ और 28 दुबई में। तो ये पूछ सकता है कि इनको क्रमानुसार जमाइए, तो कोटाविस, मैड्रिड, ग्लासगो, शर्म एल शेख, फिर दुबई, लास्ट वाला दुबई में हुआ। एक किगाली अमेंडमेंट पूछ सकता है, ये ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बदलाव है। ठीक, किगाली क्या है, तो मॉन्ट्रियल में बदलाव है। मिनी माता क्या है, तो मिनी माता M से, मरकरी M से, तो मिनी माता मरकरी से संबंधित है। रोटरडैम क्या है, ये एक एक लाइन के फैक्ट हैं लेकिन कभी पूछ लिया इसलिए मैं बता रहा हूँ। रोटरडैम क्या है, ये है कि हेजार्डस केमिकल जो है ना या पेस्टिसाइड हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले देना है। इसको कैसे याद करते थे हम लोग कि डैम है जैसे, तो जब डैम भरता है तो आपको पहले इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है ना कि डैम फूट सकता है, ये हो सकता है। तो पहले अगर आप कोई केमिकल पेस्टिसाइड भेज रहे जो नुकसानदेह है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे दो। फिर बेसल कन्वेंशन है, ये ट्रांसपॉन्डरी जो खतरनाक वेस्ट है उनसे रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। एक प्रोटोकॉल है कार्टिजेना और एक है नागोया। तो कार्टिजेना किससे रिलेटेड है पूछ सकता है, या नागोया किससे रिलेटेड है, दोनों जैव विविधता से संबंधित हैं। ठीक, कार्टिजोना और नागोया किससे संबंधित हैं, जैव विविधता से। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले कार्टिजेना हुआ, फिर नागोया हुआ। फिर है स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये POP से रिलेटेड है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ऐसे पॉल्यूटेंट जो ख़त्म ही नहीं होते, एक बार अगर घुस गए ना तो फिर नहीं ख़त्म होते। फिर एक बॉन कन्वेंशन है जो माइग्रेटरी स्पेसिस, जैसे कई प्रजातियां ना चिड़िया की यहाँ से उड़ के भारत आ गई, फिर भारत से घूमते रूस चल दी। और एक साइट से इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, मतलब ऐसी प्रजातियां जो संकटग्रस्त हैं उनको बचाने के लिए ये साइट्स आया है। ओजोन डिप्लीशन, यही मैं आपको बता रहा था कि ओजोन आती है, ओजोन लेयर है, UVA है, UVB है, तो ओजोन लेयर आपको बचाती है। अब देखो, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे पास की लेयर को बोलते हैं हम क्षोभ मंडल, ठीक, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद जो लेयर आती है उसको बोलते हैं समताप मंडल। तो ओजोन जब यहाँ समताप मंडल में रहती है ना तो ये बचाती है हमारी पृथ्वी को, मतलब ये बेसिक चीज़ समझ लो। यही ओजोन जब क्षोभ मंडल में रहती है ना तो ये फिर ग्रीन हाउस गैस का काम करती है और ये हमारे लिए नुकसानदायक है। मतलब ओजोन अगर यहाँ घूम रही ना मेरे नाक के आसपास तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है, उसको बोलते हैं बेड ओजोन। और ओजोन जब यहाँ रहती है समताप मंडल में, इसकी लेयर, तो ये बचाती है हमको अल्ट्रावायलेट रेस से, जो इसलिए उसको बोलते हैं गुड ओजोन। ठीक,
अब ऐसे कौन से, अब ओजोन क्यों ख़त्म हो रही, तो ये जो फ्लोरिनेटेड तत्व है ना, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप खूब सुने होंगे, NaCl से निकलते हैं, या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, या हेलोन्स, या मिथाइल ब्रोमाइड, ये 4 सब्सटेंस हैं जो ओजोन में, ओजोन को वो करते हैं। मतलब ये देखो, ये क्लोरीन जाता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो ओजोन O2 बन जाता है, तो वो नुकसान हो जाता है। अब ओजोन ऑक्सीजन बन गया तो फिर दिक्कत हो गई ना, फिर तो उसका ओजोन ख़त्म हो गया। तो उसी को बोलते हैं ओजोन परत में छेद होना, और ये अंटार्कटिका के ऊपर में देखा गया है। यही मतलब ये रिएक्शन है, ऑक्सीजन रहती है, ClO आया, और ये सब उसको वो कर देता है, नुकसान पहुंचाता है। इसका कुछ वो तो उतना नहीं आएगा, मतलब पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बोलते हैं, एक बादल होते हैं जिससे ये रिएक्शन और ज़्यादा तेज होता है। तो ये गुड ओजोन बेड ओजोन जो मैं आपको बोल रहा था कि अगर यहाँ पे ओजोन है ट्रापोस्फेयर में हमारे पास, तो ये नुकसानदेह है। ये क्या बना लेती है, ग्राउंड लेवल ओजोन है जो नुकसानदेह, और यहाँ जो है ओजोन वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, मतलब जो समताप मंडल में वो हमारे लिए अच्छी। अब जैसे ग्रीन हाउस का सवाल आता है, वैसे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कौन कौन से हैं वो भी आता है। तो एक है नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा बदनाम, हेलोन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड। आप साइंस पढ़े होगे ना, तो जो 17वें ग्रुप में रहते हैं ना, क्लोरीन, फ्लोरीन, यही निपटाते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। अब सब में देखो वही होगा, क्लोरोफ्लोरोक्लोरीन है। ये बस नाइट्रोजन ऑक्साइड थोड़ा सा स्पेशल है, ये सब में नुकसान करती है, उधर पृथ्वी को भी गर्म कर रही, ओजोन को भी नुकसान कर रही। बाकी सब में क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन मिल जाएगा आपको, जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट है एसिड रेन का, ये भी कई भी बार आता है। ये समझो कि एसिड रेन नाम ही से नहीं समझ में आ रहा है कि अम्ल वर्षा, पानी में अम्ल का मिल जाना। तो क्या होता है कि हम यहाँ से गैस, जैसे आपके पृथ्वी से गई, जैसे एक गैस होती NO2 और एक गैस होती SO2। अब ये गैस पृथ्वी से यहाँ गई तो NO2 से बन जाता है HNO3, ठीक, और SO2 से बन जाता है केमिकल जिसका नाम है H2SO4 पानी में मिलके। अब ये दोनों हैं एसिड, अब पानी में एसिड बन गए। अब समझ लो यहाँ पानी भरा है, ऐसे समझने के लिए समझो। अब ये दोनों गैस वहाँ गई, उसके साथ रिएक्ट की और यहाँ बना दी एसिड, या तो सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक, HNO3 नाइट्रिक। अब ये पानी के साथ ये एसिड भी गिरेगा। अब एसिड गिरेगा तो ये पानी को भी दिक्कत करेगा, कहीं भी एसिड तो नुकसान करते ही ना। ताजमहल टाइप की बिल्डिंग है उसको ख़राब कर देता है, इसीलिए ताजमहल के पास ना बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ थी जिससे ये गैसें निकलती थी, SO2 और NO2। तो फैक्ट्रियों को बंद कर दिया, क्योंकि ऊपर जाती थी गैस, अम्ल वर्षा बन के ताजमहल को निपटा रही थी। तो ये 2 गैस का नाम आप याद रखना, SO2 और NO2, यही पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ये है अम्ल वर्षा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, अभी अपन पढ़े COP21 जो है पेरिस में हुआ, भारत और फ्रांस मिल के बनाए। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। 1000 गीगावाट स्ट्रेटजी है कि हम 1000 गीगावाट करेंगे। और इनका मेन ये है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो देश हैं ना, जहाँ सूर्य की रोशनी वर्ष भर पड़ती है, उन देशों को एक साथ लाना। फिर बायोस्फीयर रिजर्व, ये फ़ोटो देख लेना, उतना सेट में तो नहीं पूछता जनरली, फिर भी आपको पता रहना चाहिए कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में, अचानक मारा अमरकंटक है। बाकी फिर आप देख लो कि यूपर कोल डेजर्ट है, नंदा देवी है, कच्छ है, तो नाम पूछ सकता है। 71 में क्या हुआ कि मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम हुआ, ये पूछ सकता है। यूनेस्को ने बनाया बायोस्फीयर रिजर्व, मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्लान में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, नीलगिरी है, 86 में बना। आखिरी पन्ना है 2011 में बना। सबसे बड़ा क्या है, कच्छ की खाड़ी है, और सबसे छोटा क्या है, डिब्रू सईखोवा है। ऐसा इसका रहता है, एक कोर एरिया होता है बीच में, फिर बफर होता है, फिर ट्रांजिशन होता है। सेट में ऐसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा एरिया बायोस्फीयर रिजर्व का नहीं होता, तो ये CBT, कोर बफर ट्रांजिशन होते हैं। चौथा जो भी ऑप्शन रहेगा वो नहीं रहेगा। जैव विविधता एक टर्म है जिसको सबसे पहले दिए वाल्टर जी रोजेन ने, आप याद रख सकते हो, रोज़ गुलाब ने दिया, मैं अपने नाम से याद रख लेता था, रोजन को ऐसे रोजन लिखते हैं, तो अब मैं दिया हूँ सोच लेता था आप लोग भी सोच सकते हो।
तो 3 प्रकार की होती हैं, एक अनुवांशिक, एक प्रजाति और एक परितंत्री। मैं बताया ना, अनुवांशिक मतलब जीन, जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा आम। प्रजाति मतलब आम, बिही, जामुन। और परितंत्र मतलब जंगली परितंत्र, मरुस्थली परितंत्र, जलीय परितंत्र। मापन 3 टाइप से होता है, एक अल्फा, ये भी पूछ सकता है, एक अल्फा, बीटा और गामा। तो ये 3 टाइप से इसको नापते हैं। तो ये हो गया आपका जैव विविधता। और बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो हमको बताना है, पढ़ना है आगे, तो उसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी भी जो टॉपिक है हम लोग जल्दी जल्दी इसे कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। जो फैक्ट हैं आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपके बहुत काम आएंगे। आप देख रहे हैं, इसके लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपकी सलाह है, सुझाव है, बिल्कुल कमेंट करिएगा। कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है आप लोग का, तो बिल्कुल करते रहिएगा। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।